नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे हमारी खास बुलेटिन 15 संभाग 15 खबर की। और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहां आज भी लोगों को इतनी जल्दी है कि अपनी जान जोखिम में डालने को भी लोग तैयार हो जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये कह रही हैं तस्वीरें। क्या कहती है मुरैना की तस्वीर और क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। बस के ऊपर अभी तक सामान को बांधकर ले जाया जाता था, लेकिन अब हम आपको जो दिखाएंगे उससे आप भी हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की, जहां जान को जोखिम में डालकर लोग बस के ऊपर बैठकर सफर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बस तो ठीक थी, छोटे सवारी वाहन की छत पर बैठने के साथ ही लटक लटक कर सफर कर रहे हैं। और ये कोई नया मामला नहीं है। चंबल अंचल में इसी तरह से लोग कई सालों से सफर करते आ रहे हैं। वाहन पलटने से कई बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन फिर भी ना तो यात्री सबक ले रहे हैं और ना ही ड्राइवर। ऐसे में हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। मुरैना से धौलपुर रूट पर ओवरलोडिंग, धौलपुर रूट पर ओवरलोडिंग, जौरा कैलारस सबलगढ़ रूट पर ओवरलोडिंग, अंबा पोरसा रूट पर ओवरलोडिंग। नियमों की धज्जियां धड़ल्ले से उड़ाई जा रही हैं। बड़ा हादसा होते ही अधिकारी एक्शन में आ जाते हैं और 2-4 वाहनों पर कार्रवाई करते हैं, या तो सिर्फ चालान काट छोड़ देते हैं। जबकि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन के अलावा मध्य प्रदेश पुलिस की जगह जगह चौकियां और थाने बनाए गए हैं, वह भी इस ओर ध्यान नहीं देते। देखिए, कार्रवाई तो इसमें ट्रैफिक की कार्रवाई काफ़ी अच्छी चल रही है और लगातार इसमें चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। और ख़ास तौर से जो वीडियो अभी जो मुझे देखने को आया है, उसमें कुछ बसेस भी ओवरलोड दिख रही हैं, कुछ जो लोडिंग छोटे वाहन हैं वो भी ओवरलोड दिख रहे हैं, जो कि किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो उसके विरुद्ध कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है। मैं थाना प्रभारी जो भी अभी वीडियो आया है, मैं उनको भेज भी रहा हूँ और ये इस पर कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई। रोड का कुछ वीडियो आपने मुझे दिखाया है, मैंने देखा है, वो निश्चित रूप से जोखिम भरा है। ऑटो के ऊपर सोकर जाना या बस के ऊपर बैठना। मेरी बात हो गई आरटीओ से, इस क्षेत्र पर पहले भी कार्रवाई हुई थी, पुनः कार्रवाई हम करेंगे। आए दिन हो रहे बस हादसों के बाद भी प्रशासन आंख पर पट्टी बांध अपने ही काम पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। हालांकि अधिकारियों ने कहा तो है ही कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस तरह से बसों और टमटम की छत पर सवार होकर सफर करना कब पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विस्तार न्यूज के लिए मुरैना से मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। और इधर डिंडोरी की बात करें तो डिंडोरी के पड़रिया गांव में करीब 23 लाख रुपए में बना पर्कुलेशन टैंक पहली बारिश में ही फूट गया। सारा पानी और मलबा किसानों के खेतों में भर गया, जिसकी वजह से धान की फसल को काफी नुकसान हुआ। किसानों की लगातार शिकायत के बाद भी प्रशासन का इस ओर अब तक कोई भी ध्यान नहीं गया है। निर्माण काम में भ्रष्टाचार, पहली बारिश में ही फूटा पर्कुलेशन टैंक, किसानों के खेतों में पानी ही पानी। डिंडोरी जिले में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए रोजगार गारंटी योजना के तहत 23 लाख रुपए की लागत से पर्कुलेशन टैंक बनाया गया, जो कि ग्राउंड वाटर के लेवल को रिचार्ज करने का एक प्रभावी तरीका है। ये किसानों के लिए एक नेक योजना है, लेकिन यही नेक योजना अगर पहली बारिश में ही धाराशायी हो जाए तो आप क्या कहेंगे? आइए पहले पर्कुलेशन टैंक कैसे काम करता है ये समझ लेते हैं। पर्कुलेशन टैंक बारिश के पानी को इकट्ठा करता है, वही पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता है और ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने में मदद मिलती है। कुएं और बोरहोल को सहारा देने का काम पर्कुलेशन टैंक करता है और सूखा पड़ने पर फसलों की सिंचाई में मददगार साबित होता है। लेकिन डिंडोरी का ये पर्कुलेशन टैंक किसानों को फायदा देने से पहले ही भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ गया और टैंक के वेस्ट बेयर का हिस्सा पहली बारिश में ही फूट गया, जिससे टैंक में भरा हुआ पानी और मलबा किसानों के फसलों के लिए अभिशाप बन गया और धान की फसल को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा, जिसको लेकर किसानों ने जिम्मेदार अधिकारियों की शिकायत तो की, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। लोकपाल रीवा में शिकायत दर्ज कराया था। ग्राम पड़रिया खुर्द पोषक ग्राम में जो पर्कुलेशन टैंक बन रहा है गुणवत्ताहीन है, उसकी शिकायत रीवा में किया था, जो पहली बरसात में ही फूट गया। जब विस्तार न्यूज ने किसान गोमती झरिया से बात की तो उनका दर्द उमड़ पड़ा।
उन्होंने कहा कि खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो गई, इसकी भरपाई कौन करेगा। यहाँ डैम बंद है, यहाँ मोरे धान बोए रहे, मोरे खेत है यहाँ खरीदे हुए, अब यह पूरा नुकसान हो गया मेरे को। किसानों के इस दर्द को लेकर जब हमने ग्राम पंचायत के मेट से बातचीत की तो उनका कहना है कि टैंक सही है और वो बेस्ट वेयर बहने की बात स्वीकार कर रहे हैं। वहीं जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि मामले की जांच करवाई जाएगी। ये बेस्ट वेयर का काम चल रहा था, पानी ओवर होने के खातिर इसको गड्ढा कर दिया है। सचिव सरपंच बोले हैं मौसम सही हो जाएगा तो ये मटेरियल निकलवा देंगे। ज्ञात हुआ है कि वहाँ जो पर्कुलेशन टैंक बना था उसकी लागत 22,52,000 की थी, जो बरसात के पानी के कारण दरारों से पानी रिस कर खेतों में पहुँच गया है, तो इसकी जांच कराई जाएगी। पर क्या सिर्फ मामला संज्ञान में आना, मामले की जांच का दिलासा देना उन किसानों के लिए काफी होगा जो बारिश में सूखे की मार से जूझ रहे हैं। उनके लहलहाते फसल जो इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हों, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार और इसका जवाब कौन देगा। विस्तार न्यूज के लिए अनिल साहू की रिपोर्ट। तो देखिए, भले ही जिम्मेदार सामने आ जाए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन सवाल ये कि आखिर किसानों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। किसानों की जो मेहनत बर्बाद हुई है, महीनों की मेहनत कर रहे थे किसान, उस मेहनत पर जो पानी फिरा है, अब इसकी भरपाई कौन करेगा और क्या कुछ कार्रवाई होगी इस मामले पर, ये भी आगे देखने वाली बात होगी। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक बेटी के हाथ पीले तो हुए, मेहंदी भी रची, लेकिन बेटी की डोली नहीं उठी। कारण एक बार फिर कुप्रथा दहेज बना है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। दहेज का दानव वक्त वक्त पर नासूर बनकर सामने आता रहता है। ताजा मामला गरियाबंद का है, जहां मन मुताबिक दहेज न मिलने पर दूल्हा दुल्हन से 7 फेरे लिए बगैर ही बारात लेकर वापस लौट गया। यहाँ के डाक बंगला पारा में कुलदीप परिवार की बेटी की शादी बालोद के दाली राजहरा के अनिल दांडिया से तय हुई थी। धूमधाम से बारात निकली, मंडप भी सजा, बारात भी आई, लेकिन शादी अधूरी रह गई और शादी के लिए दुल्हन बनकर बैठी लड़की के अरमानों पर पानी फिर गया। कल मेरी शादी थी और दहेज का सामान देखे अंदर में कम था, इसीलिए बारात वापस कर दिए और मेरे को 4 लोगों के सामने बेइज्जत करके बारात को वापस ले गए। पूरे समाज वालों के सामने, जितने लोग आए थे ना, सबके सामने, और उनके ऊपर हाथ भी उठाए थे, औकात में शादी करने का, भिखारी हो, ये सब बोल के। शादी के लिए बेटी की मां ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मां ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी के लिए इंतजाम किए और इसके साथ ही दहेज का भी इंतजाम किया, लेकिन दूल्हा जो आखिरी वक्त में और दहेज की डिमांड करने लगा। दूल्हा सिर्फ दहेज की मांग पर अड़ा ही नहीं, बल्कि शादी छोड़कर पूरी बारात के साथ वापस लौट गया। भरे समाज के बीच शादी को आधे में छोड़ दहेज कम होना बताकर दुल्हन को लिए बगैर आधी रात दूल्हा बारात समेत लौट गया। वरमाला डाले के समय ना लड़का जो दूल्हा है अनिल टांडिया और पिता गंगाधर टांडिया, तो बोली से कि 10 रुपये के हार लते पहना था, तुम्हारा औकात कहाँ है और भिखारी खानदान से हो और करके बोली से, और ऊपर बाद फिर ना खाना वाना खिलाए के बाद फिर लड़का दहेज वहेज के सामान न देखी से, और यहाँ तो कम दिखाई दिया थे दहेज है, और माला पहराए के समय भी सोना की चैन नहीं पहरात हो और 10 रुपये के हार न पहनात हो, ऐसे करके ही दहेज के नाम से ही ज़्यादा प्रोत्साहित करें। दुल्हन की मां ने पहले से दहेज के लिए कुछ इंतजाम भी किए थे और दूल्हा जो दहेज बढ़ाने की डिमांड कर रहा था, बिना दुल्हन के ही वापस लौटा। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई गई है, तो वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। थाना गरियाबंद क्षेत्र का मामला है। थाना गरियाबंद में बीती रात एक बारात दली राजहरा से आई हुई थी और विवाह पूर्व ही वर पक्ष और वधू पक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, जिस पर से शादी बीच में टूट गई और शादी नहीं हो पाई, जिससे दुखी होकर वधू पक्ष ने जो है थाना कोतवाली में आवेदन दिया है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि बिन दुल्हन बारात वापस लौटे दूल्हे पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो इस गरियाबंद की इस खबर को तो आपने विस्तार से देख लिया और चलिए अब आपको बड़वानी के गांव की दुर्दशा की कहानी दिखाते हैं। धारकुंडिया गांव में विकास के दावे, चुनावी वादे तो पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ नहीं पहुंच सका, तो वो है शिक्षा। गांव में स्कूल तो छोड़िए, आंगनबाड़ी तक नहीं है। 2006 में बसा ये गांव आज भी किसी की राह देख रहा है, तो वो है स्कूल शिक्षा से वंचित। इस गाँव की कहानी को जानने के लिए बड़वानी से आई इस रिपोर्ट को देखिए। बड़वानी में एक ऐसा गांव भी है जहां विकास के लाखों दावे तो पहुंच गए, पर शिक्षा अब तक नहीं पहुंची। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला बड़वानी में आज भी पिछड़ापन नहीं गया है। यहां आदिवासियों को आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। पक्की सड़क, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और पक्के मकान, ये सिर्फ चुनावी वादों और सरकारी योजनाओं में ही दिखाई देते हैं। जमीन पर आज भी लोग इन सभी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। बड़वानी जिले के सेंधवा के गांव धारकुंडिया में एक ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां आज भी लोग शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। यहां स्कूल तो दूर, यहां आंगनबाड़ी तक नहीं है। नतीजा ये है कि यहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित रहकर अनपढ़ ही रह जाते हैं। आज यहाँ ऐसे है बच्चे की अनपढ़ी है, बाहर जा नहीं पा रहे हैं। जिनके माँ बाप थोड़े समझदार होते हैं वो बाहर हॉस्टल में रख देते हैं। यहाँ पे आंगनवाड़ी बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। रास्ता खराब है, स्कूल भी नहीं है। बच्चे कहाँ इतने दूर जाएगा 5 किलोमीटर। तो फिर बच्चे अनपढ़ रह जाते होंगे। अनपढ़े है ना बच्चा, स्कूल नहीं जाता, इतने दूर कहाँ जाएगा। तो कोई नेता वोट मांगने आता है कि नहीं? वोट मांगने आवे 200 करते दाहड़ी दौड़ी ना आवे। बखुन स्कूल ने कहीं आंगनवाड़ी ने रस्तों तक कहीं बनावे नहीं। जब विस्तार न्यूज की टीम धारकुंडिया गांव पहुंची तो तस्वीरें हैरान करने वाली थी। इस गांव में लगभग 60 से 70 परिवार रहते हैं और तस्वीरों में दिख रहे लोग स्कूल गांव तक पहुंच जाने की उम्मीद लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। मध्य प्रदेश का बड़वानी आदिवासी बाहुल्य जिला का एक ऐसा गांव है जहां पर आज तक शिक्षा नहीं पहुंची है। पढ़ाई क्या होती है इस गांव के बच्चे को ये तक नहीं मालूम और आने वाली पीढ़ी अब तक शिक्षा से महरूम है। कई सारे जवान जो बच्चे हैं उनका कहना ये है कि हमने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की, हमारा काम है खेतों में काम करना, खेती करना। ग्रामीण बताते हैं कि साल 2006 में ये गांव बसा था, पर 18 साल बीत जाने के बाद भी गांव में स्कूल नहीं खुल पाया। चुनाव के वक्त नेता आते हैं, वादा करते हैं और वोट मांगकर चले जाते हैं और फिर मुड़कर नहीं देखते। कई ऐसे बच्चे हैं जो ये भी नहीं जानते कि शिक्षा पढ़ाई क्या होती है। गांव से 7 किलोमीटर दूर एक स्कूल तो है, लेकिन रास्ता जोखिम भरा है। बारिश के दिनों में नदी में बहाव तेज होने पर दूसरे गांव से संपर्क भी टूट जाता है। तो स्कूल है गांव में? नहीं है। कौन से गांव में रहते हो आप? थेगले धारकुंडिया फले। धारकुंडिया फले। हाँ। तो क्यों नहीं है स्कूल? स्कूल आई नहीं पहले से ही नहीं। तुम कहाँ तक पढ़े हो? 5वीं तक है। तो कहाँ तक, वहाँ कैसे पढ़े तुम? गया है पैदल गए थे। हाँ। अब बच्चे क्यों नहीं जाते, अनपढ़ क्यों रह जाते? हम गए तो वाट नहीं अच्छी था, इसलिए हम रुक गए, तो बच्चे नहीं जा रहा। इस हाँ, दूर बहुत है, 5-6 किलोमीटर है दूर है। रोड भी खराब है। हाँ, रास्ता बहुत खराब है, जाने के दिक्कत रहता है। गांव वालों का कहना है कि इन नन्हे मासूम बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं विस्तार न्यूज ने इस बारे में जो विकास खंड शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम एक गेस्ट फैकल्टी का इंतजाम कर भेजने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों को प्रारंभिक तौर पर शिक्षा मिल सके। इसमें जन शिक्षकों और बीआरसी कार्यालय से भी हमारे बीएससी गए थे, उन्होंने मौका मुआयना किया है, सर्वे भी करवाने की व्यवस्था हमने की है और अतिथि शिक्षक के माध्यम से उन फलियों में हम शिक्षक को पहुंचा देंगे ताकि अभी इमीडिएट उन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। प्रस्ताव शिक्षा स्कूल बनाने का, तो वो प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजेंगे, तब वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल मुहैया हो जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यालय के लिए भी हम एसडीएम साहब से बात करके इसको करवाएंगे। जिन बातों और हालातों पर यकीन करना मुश्किल है, जब वो मंजर आंखों के सामने आते हैं तो सवाल उठता ही है कि आखिर आज़ादी के 70 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे गांवों में शिक्षा के ये हालात हैं कैसे और कब सुधरेंगे। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हम इस पर काम करेंगे, शिक्षा अधिकारियों का भी कहना है कि हम जल्द ही वहां पर कुछ करेंगे, लेकिन
ऐसे कई सारे वादे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार को चाहिए कि इन गरीब आदिवासी बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे और इन बच्चों के हाथ में किताबें दी जाएं, इन बच्चों के हाथ में शिक्षा दी जाए। विस्तार न्यूज़ के लिए नजमुद्दीन शेख के साथ जफर अशरफी, बड़वानी। तो सब पढ़े का अभियान तो चलाया जा रहा है, तमाम जागरूकता अभियान, और लोगों से भी अपील कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। लेकिन क्या हो कि जब बच्चे तो स्कूल जाना चाहें, उनके पेरेंट्स भी उन्हें भेजना चाहें, लेकिन स्कूल की ही व्यवस्था नहीं। अब देखना होगा कि मामला उजागर होने के बाद बड़वानी के इस गांव में स्कूल कब तक खुलेगा और कब बच्चों तक शिक्षा पहुंचेगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर में आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और इसी बीच एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। देश भर में कई संस्थान जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी मांग उठी है, तो वहीं नीलकंठ सेवा संस्थान डिप्टी सीएम अरुण साव के पास भी इस मांग को लेकर पहुंची। तो वहीं से पहले आरएसएस और बीजेपी के कई नेताओं ने भी इसे लेकर बयान दिया था। अब संस्था क्या कह रही है वो भी सुनिए। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़े समस्या के रूप में देखी जाती है। केंद्र सरकार ने भी पहल की थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किया जाए, लेकिन इस बीच में आज फिर एक बार इसको लेकर मांग उठने लगी है और नीलकंठ सेवा संस्थान ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से भी मुलाकात की है। क्या मांग है, कैसी मुलाकात हुई है, बातचीत कर लेते हैं। क्या मांग की है आप लोगों ने? आज विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी को हमने ज्ञापन दिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए और हमारी जो संस्था है पूरे देश में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्य के जिले में अधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है। अधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल प्रभाव में देश में लागू किया जाए। और उसी कड़ी में हमने उप मुख्यमंत्री जी को भी दिया कि छत्तीसगढ़ में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या आबादी जो बढ़ती जा रही है देश में, उसके कारण विकास दर घटता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जब जनसंख्या नियंत्रित रहेगा तो विकास भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कई बार इसको लेकर चर्चा की गई, विरोध भी हुआ, समाज में भी कई जगहों पर विरोध हुआ, लेकिन फिलहाल अब एक बार फिर से इसकी मांग उठने लगी है। फैसला कब तक आता है ये भविष्य के ग्रह में है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि जिस जनता ने उससे चुना है वो उनके हर सुख दुख का ध्यान रखे। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने पर मिलता है, पर ऐसे मामलों में अपनी मिसाल बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल एक बार नहीं बल्कि कई बार साबित कर चुके हैं। इस बार भी उन्होंने अपनी विधानसभा के उन प्रतिभावान बच्चों को बिल्कुल भी निराश नहीं होने दिया जिनका चयन भूटान देश में होने वाली लाठी स्पर्धा के लिए किया गया है। विधायक ने कुल 12 बच्चों को 2.5 लाख रुपए की सहायता अपनी स्वयं की निधि से दी है। दरअसल बैतूल विधानसभा के 12 बच्चों का चयन भूटान में 4, 5 और 6 अगस्त को होने वाली साउथ एशियन इंटरनेशनल लाठी स्पर्धा के लिए हुआ है। लेकिन विडंबना ये सामने आई है कि स्पर्धा को राष्ट्रीय खेलों में शामिल नहीं किया जा सका और इसीलिए ऐसी प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों पर होने वाले खर्च का कोई भी प्रावधान भी नहीं हो पाया। अब ऐसे में इन बच्चों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो चुका था। जब इसकी जानकारी बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल को मिली तो उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी स्थिति में बच्चों की इस अनमोल प्रतिभा को दबने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने तुरंत बच्चों के कोच को तलब कर इसका पूरा हिसाब किताब लिया और सभी चयनित बच्चों और उनके पालकों को अपने कार्यालय में आमंत्रित कर 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि विधायक ने समाजसेवी संस्थाओं से भी बच्चों की प्रतिभा और खेल के प्रति उनके जुनून को उत्साहित करने के लिए सहायता की अपील की है। साथ ही उन बच्चों के चेहरों पर भी अब मुस्कान नजर आ रही है जिनके सपने आर्थिक अभाव में धूमिल होते जा रहे थे। इस बार तो किसी की उम्मीद ही नहीं थी कि बैतूल से भी टीम जाएगी। जिस शहर से 10-10, 15-15 बच्चों की टीम जाती थी, इस बार तो एक बच्चे की भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमारे जो विधायक जी है हेमंत खंडेलवाल जी, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने हमारी टीम को बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, जो कि आज उनकी वजह से हमारी टीम भूटान टिम्पू में खेलने जा रही है। बैतूल के ऐसे 12 खिलाड़ी हैं जो भूटान जाना चाहते हैं। हर खिलाड़ी का खर्चा 15-20 हज़ार रुपये आ रहा है। तो मैंने सभी खिलाड़ी और उनके पालकों को बुलाया था और मैंने कहा था कि पूरा खर्चा मैं स्वयं उठाऊंगा। मैंने उसमें से आधी राशि उन्हें दे भी दी। हमारी हर प्रतिभा का सम्मान हो
और इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के बाद प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। सरकार अब जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय खरीदी करेगी। कैबिनेट में फैसला आने के बाद सियासी बयानबाजी भी जमकर देखने को मिल रही है। आखिर क्यों हो रही है सियासत, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में सरकारी सामानों की खरीदी अब तक CIS-DC के माध्यम से की जाती थी। पिछली सरकार ने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद बीते दिनों प्रदेश में हुई कैबिनेट की बैठक में पिछली सरकार के फैसलों को पलटकर जेम पोर्टल से खरीदी का फैसला लिया गया। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया है कि जेम पोर्टल से खरीदी होने से भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। वहीं डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि अनियमितता और भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। तो कांग्रेस तो इस देश के अंदर में भ्रष्टाचार की जननी है। देश की आज़ादी के बाद से इतने बड़े घोटाले जो उनके माथे पर चिपके हैं, इतिहास में दर्ज हो चुके हैं कि कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। इसलिए उनको लगता है कि सामने वाला भी यदि कोई है सरकार में है तो वो भी घोटाले कर रहा है। हम तो हर एक जो गलत चीज़ें थी, जो भ्रष्टाचार का कारण बनता था, उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। RC का विषय जो सामने आया है, जेम पोर्टल के माध्यम से करेंगे। कैबिनेट में CIS-DC के रेट कॉन्ट्रैक्टर को निरस्त किए जाने के फैसले के बाद विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू है। हम दो हमारे दो की नीति में सरकार चल रही है। हमारी सरकार ने CSI-DC के माध्यम से छोटे व्यापारियों को ध्यान दिया। वहीं कांग्रेस का बयान सामने आने के बाद अब बीजेपी ने भी जमकर हमला बोला है। 7 महीना का कार्यकाल में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार फेलियर है। चाहे अपराध के मामले में देखें, चाहे योजनाओं के मामले में देखें, सिर्फ कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को बंद करना और नाम बदलने के समय कुछ नहीं। सरकारी सामानों की खरीदी को लेकर अब सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। नई सरकार ने पहले की सरकार के फैसले को पलट दिया है। अब प्रदेश में जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी सामानों की खरीदी होगी। ऐसे में सियासत भी लाजमी है। अब देखना होगा कि भ्रष्टाचार को रोकने सरकार का ये कदम कितना सही साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर बलरामपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली खाद्य सामग्री की क्वालिटी से लोग परेशान हैं। इस कदर समझौता किया जा रहा है और इसकी एक बानगी वाड्रफनगर ब्लॉक के ग्राम लोधी में भी देखने को मिली है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली खाद्य सामग्री की क्वालिटी से किस कदर समझौता किया जा रहा है, इसकी एक बानगी वाड्रफनगर ब्लॉक के ग्राम लोधी में देखने को मिली। सरकारी राशन दुकान में सड़ा हुआ चावल लगभग 10 परिवारों को दे भी दिया गया। दरअसल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते दरों पर सरकारी राशन दुकानों में खाद्यान्न सामग्री दी जाती है। इस योजना में किस कदर लापरवाही बरती जा रही है, इसका एक उदाहरण बलरामपुर जिले वाड्रफनगर के लोधी गांव में देखने को मिला। लोधी गांव के सरकारी राशन दुकान में इस महीने सड़ा हुआ चावल का लाट भेजा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान में उपलब्ध चावल खाने योग्य भी नहीं है और चावल से एक अजीब तरह की दुर्गंध भी आ रही है। खराब चावल, भीगा हुआ चावल, थोड़ा वो झड़हा बंधा गया है। उस चावल को हम लोग खाएंगे तो बीमारी पकड़ेगा और इसमें हम लोग नहीं खाएंगे इस चावल को। हमारे गांव में चावल आया है वो बहुत गंदा आया है। वो शासन बढ़िया चावल भेज रहा है तो ये गंदा कैसे यहाँ मिल रहा है चावल। पानी पड़ा हुआ है, ये सब पूरा झंडा बंधाया हुआ बड़ा बड़ा, कोई पब्लिक खा कर सब गंदगी बीमारी फैला देगा। प्रदेश में गरीबों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने की इस योजना की जिम्मेदारी नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा की जाती है। नागरिक आपूर्ति निगम की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई कि आमजनों को अब सड़ा हुआ चावल भी दिया जा रहा है, जिसे हितग्राही लेने से भी कतराने लगे हैं। अब पीडीएस संचालक को भी सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। कुछ खराब चावल भेजा हुआ निकला, उसको अधिकारियों से वो पूछा तो एक साइड करवा दिया। जिले की लगभग आधी से ज्यादा आबादी सरकारी राशन दुकानों में दी जाने वाली खाद्यान्न सामग्रियों जैसे चावल, चना दाल, शक्कर और नमक पर भी निर्भर है। ऐसे में जन कल्याणकारी योजना में इतनी बड़ी लापरवाही ने जिम्मेदारों के दावों की पोल खोल कर रख दी है। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने इस पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। जितने भी पीडीएस की दुकानें हैं उसको एक बार हम चेक कर लेंगे,
और किसी दूसरी दुकान में भी गया हो। ऐसे जितने भी दुकानों में इस प्रकार की चावल गुणवत्ता युक्त नहीं होंगे तो डीएम नान से हम उसको चेंज करवा देंगे। आज ही अभी फूड ऑफिसर को और एसडीएम को इन दुकानों के संबंध में अवगत करा देंगे। अब आप ही सोचिए कि जहां लोगों का जीवन सरकार के दिए हुए राशन से चल रहा हो, वहां लोगों को सड़ा हुआ राशन बांटना क्या उनकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है? लेकिन जिस तरह की लापरवाही सिस्टम ने बरती, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इधर मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति का मानवीय चेहरा सामने आया, जहां दिव्यांग महिला को दूर से हैंडपंप से पानी लाता देखकर विधायक ने महिला के घर हैंडपंप ही लगवा दिया। इससे पूरी बस्ती में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दरअसल बीते दिनों विधायक नरेंद्र प्रजापति दुबई कला पहुंचे थे और इस दौरान उनकी नजर दिव्यांग महिला पर पड़ी, जिसके दोनों पैर एक हादसे में घुटनों के ऊपर से कट गए थे। असहाय देख महिला को पानी भरने के लिए दूर न जाना पड़े, इसलिए विधायक ने तुरंत बोर कर हैंडपंप लगाने के निर्देश दिए। और ये देखिए, आप दो तस्वीरें देख सकते हैं और इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पहले विधायक ने अपना काफिला रुकवाया और फिर असहाय पीड़ित परिवार के हालातों को देखते हुए हैंडपंप लगाने के निर्देश दिए। तो वहीं दूसरी तस्वीर में विधायक ने महिला के घर बोरवेल भी कराया है, जिससे महिला समेत पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। शिक्षकों पर बच्चों को गढ़ने की जिम्मेदारी होती है, उनको तराशने का जिम्मा होता है, लेकिन जब शिक्षक ही लड़खड़ाने लग जाए, शराब के नशे में डूब जाए, तो फिर ये चिंता सताने लगती है कि बच्चों का भविष्य आखिर कैसा होगा। पूरे 11, जी हाँ, पूरे 11 शिक्षकों पर आरोप है कि शराब पीकर ये शिक्षक नशे में डूबे रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन शराबी शिक्षकों की फहरिस्त में 2 महिला टीचर्स के नाम भी शुमार हैं। अक्सर शराब के नशे में रहने की वजह से ये टीचर स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इन शराबी शिक्षकों पर शिक्षा विभाग भी सख्त है और इन शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ शिक्षकों की शिकायतें जो है लगातार प्राप्त हो रही थी कि शराब पीकर स्कूल में आते हैं, और इसके बाद जो है हमारे सहायक महोदय के द्वारा जो है संबंध में निर्देश दिए गए कि ऐसे शिक्षकों का चिन्हांकन कर लें। चिन्हांकन करने के बाद जो है संकुल प्राचार्यों की सूची बुलवाई गई है और संकुल प्राचार्यों ने जिन शिक्षकों की सूचियाँ दी हैं, जिन शिक्षकों के नाम दिए हैं, उनका सूची बनाकर सहायक कार्यालय को भेजी गई है। कार्यवाही उनके साथ, उनके विरुद्ध निश्चित कार्रवाई होगी। जो भी कार्रवाई होगा उससे हम आपको अवगत कराएंगे। डिंडौरी की गिनती आदिवासी बाहुल्य इलाकों में होती है, जहां के दूर दराज के इलाकों में स्कूल खोलकर सरकार की कोशिश शिक्षा की अलख जगाने की है, लेकिन जिन कंधों पर ये जिम्मेदारी है वो खुद ही अपने होश में नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर इन बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। विस्तार न्यूज के लिए अनिल साहू की रिपोर्ट। तो सरकारी स्कूल में शराबी टीचर का पहुंचना ये सवाल खड़े करता है कि आखिर बच्चों का भविष्य कैसा होगा। और अब सवाल ये भी कि शराबी शिक्षक पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। जहां चारों तरफ अंबानी की शादी की धूम मच रही है, तो वहीं अब इस हाई प्रोफाइल शादी में जय महाकाल की गूंज भी सुनाई दी। दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि के लिए पुजारियों ने शिव शक्ति पूजन करवाया। अंबानी परिवार के निमंत्रण पर महाकाल मंदिर से आशीष और संजय पुजारी पहुंचे। मुकेश, नीता, राधिका और अनंत अंबानी के गले में महाकाल मंदिर पुजारी ने जय महाकाल की चुनरी उड़ाई। चांदी के बेलपत्र, भस्मी और बाबा महाकाल का प्रसाद भी भेंट किया। ये तस्वीरें आप देखिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मध्य प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करेगी। एक्शन में आए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायकों को 2 टूक दिया, जिसमें साफ है कि 5 साल में विधानसभा में काम करने वाले विकास कार्य का खाका भी पेश करें। साथ ही ये भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर विधायक पैनी नजर रखें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संभागवार विधायकों के साथ बैठक की और विधायकों को ये साफ कर दिया है। मध्य प्रदेश में एक्शन में है मोहन सरकार और आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संभागवार
बैठक कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अब एमपी सरकार काम करेगी। एक्शन मूड में आ गए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा में हुए विकास कार्यों का अब देखिए खाका भी तैयार करना होगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था पर भी विधायक अपनी अपनी विधानसभा में पैनी नजर रखें, 5 साल के विकास कार्यों का खाका भी पेश करें। और इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है मुख्यमंत्री ने कि जनता से सीधे जुड़ें, सीधे संवाद जनता से करें, उनकी समस्याओं को सुने और उन समस्याओं का निराकरण भी करें। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी और इसके साथ ही कानून व्यवस्था भी पैनी रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। जगदलपुर शहर के बीचों बीच स्थित अनुपमा चौक इलाके में डबल मर्डर हो गया। आधी रात को घुसे हमलावरों ने मां और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। अब इस मर्डर ने शहर में सनसनी तो फैला ही दी है, साथ ही पुलिस की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जगदलपुर में डबल मर्डर से फैली सनसनी। कमरे में मौजूद थे हमलावर, मां बेटे को बचने का नहीं मिला मौका। हालत देख सन्न रह गए लोग। भरे बाजार के बीच रातों रात डबल मर्डर ने सनसनी फैला दी है। लूटपाट के इरादे से घर में घुसे लोगों ने इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि पूरा शहर दहशत में आ गया है। मामला छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले का है, जहां मां और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अनुपमा चौक के नजदीक रहने वाले एक परिवार के 2 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्यारे पहले से ही घर में मौजूद थे। मां और बेटे जैसे ही घर में पहुंचे तो हमलावरों ने दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इतना ही नहीं, एक बेटे को अधमरा कर छोड़ दिया, उसके हाथ और पैर बांधे और उसके साथ जमकर मारपीट की। देखिए, ये इलाका जो है ये शहर के व्यस्तम इलाकों में से एक है। ये इलाका जो है ये अनुपमा चौक है, जो धर्मपुरा इलाके को शहर से जोड़ता है। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है और यहाँ पर इस डबल मर्डर की घटना के बाद जो है इलाके में दहशत फैली हुई है। यहाँ बाहर जो भीड़ इकट्ठा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर के लोगों ने इस घटना को कैसे लिया है। जानकारी आ रही है रात को किसी शादी समारोह में क्या हुआ था। करीब 11:30 बजे परिवार वापस आया और अंदाज़ा ये है कि उससे पहले ही चोर पीछे के दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो गए थे। इसके बाद चोरों ने गुप्ता परिवार में मां और उनके 2 बेटे, इनके हाथ पैर बांधे और इन पर ब्लेड से वार किया, जिसमें मां और बड़े बेटे की मौत हो गई। छोटा बेटा सुबह पुलिस को घायल हालत में मिला, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो अंदाज़ा एक ये भी लगाया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा परिवार था जिसकी बहुत ज़्यादा आय नहीं थी, तो यहाँ लूट के इरादे से चोर घुसे तो थे, लेकिन उनका इरादा था कि इस घर से छेदकर बगल की जो ज्वेलरी की दुकान है वहाँ घुसना। इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो वाकई यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पे सवालिया निशान तो खड़ा करता ही है। शहर में डबल मर्डर की खबर आग की तरह फैली। शहर में इस तरह की ये पहली घटना है जिससे पूरा शहर सन्न है। परिवार का किसी से कोई विवाद नहीं था। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि हमलावर दरअसल बाजू की ज्वेलरी की दुकान में लूट के इरादे से घुसे थे और इस मकान के जरिए वो ज्वेलरी की दुकान में घुसना चाहते थे, लेकिन हमलावर अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने मर्डर का रास्ता अख्तियार किया। अब इस मामले में शहरवासी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। हमको 8 बजे मालूम मंदिर जब मैं पूजा करने गया तो उस टाइम में मालूम हुआ जो कि दुकान वाले गुप्ता को मर्डर कर दिए, मार देते गए हैं। जब तक मैं मंदिर से आऊँ जब तक देख रहे हैं यहाँ काफ़ी भीड़ लगा हुआ था, लेकिन मर्डर करने वाले पीछे साइड से आए हुए हैं लग रहा है मुझे। वो सीसी कैमरा के द्वारा वो लोग पकड़ाएंगे। यहाँ 2 बेटे और एक माताराम उनके रहते थे। तीनों को मुंह बांध करके, हाथ बांध करके उनको मर्डर किया गया है। इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और घटना के पीछे के कारणों का पता भी लगा रही है। अभी प्रथम दृष्टया तो कुछ मतलब, क्योंकि हम लोग सीन ऑफ क्राइम का मुआयना कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास देख रहे हैं। अभी पूरा उद्देश्य बताना, मोटिव बताना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन सारे एंगल्स पे जांच कर रहे हैं और उम्मीद है जल्द से जल्द कुछ खुलासा कर पाएंगे। अब इस डबल मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन जगदलपुर जैसे शहर में इस तरह की वारदात होना पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है।
अब जब शहर की जनता ही सुरक्षित नहीं है तो गांवों के लोगों का क्या हाल होगा, ये तो समझा ही जा सकता है। जगदलपुर से विस्तार न्यूज के लिए संजय ठाकुर की रिपोर्ट। तो शहर के बीचों बीच हुई इस घटनाक्रम के बाद से देखिए दहशत का माहौल तो है ही और सवाल भी कई तरह के खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि कब इस मामले में कार्रवाई होगी। लगातार चुनाव में हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने इंदौर में अब कमबैक की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इंदौर के कांग्रेस कार्यालय पर मैराथन बैठकों के जरिए कांग्रेस नेताओं ने न सिर्फ हार के कारणों पर मंथन किया बल्कि बीजेपी को घेरने की रणनीति भी बनाई। हालांकि कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी भी जमकर हमलावर नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और लोकसभा चुनाव में हुए दल बदल के बाद कांग्रेस के सामने इंदौर की राजनीति में दमदारी के साथ वापसी करने की चुनौती है। यही वजह है कि कांग्रेस अब बीजेपी के फॉर्मूले पर ही इंदौर की सियासत में वापसी करने की रणनीति बना रही है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार इंदौर कांग्रेस कार्यालय पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आए। मौका था कांग्रेस की मंथन बैठक का, जिसमें पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को न सिर्फ संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी पूरी ताकत के साथ मोर्चा खोलने की बात पर भी जोर दिया। यहाँ का संगठन किस तरीके से मजबूत हो, पूरे विधानसभा क्षेत्रों में, वार्डों पे, ब्लॉकों पे कांग्रेस की स्थिति और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट चला है, जिसके तहत हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस मजबूती के साथ यह लड़ रहा है, निश्चित तौर पे सराहनीय विषय है। विषम परिस्थितियों के बाद भी या लगातार कांग्रेस में लोकसभा चुनाव की बात करें तो नोटा के बहुत अधिक वोट मिले, तो यहाँ पूरे देश की कांग्रेस संगठन की निगाहें हैं। तो इंदौर को एक मजबूत संगठन देने के लिए हम लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सबसे बात करें। आदरणीय जीतू पटवारी जी की मंशा है कि कैसे संगठन में कसावट लाई जाए, कैसे बूथ स्तर से हम आगे बढ़े। जो लोग काम करना चाहते हैं, जो संगठन में रुचि रखते हैं, हम उनको कंटिन्यू करेंगे और जो नहीं करना चाहते उनको बिल्कुल हटाया जाएगा। उसके बाद अंत में ब्लॉक अध्यक्ष बनाने के बाद शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी बनाई जाएगी। इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में संगठन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है और यही वजह है कि मैराथन बैठकों में भी गिनती के ही कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, कांग्रेस करारी हार के बाद पूरे मध्य प्रदेश में संगठन की मंथन बैठक कर रही है। इंदौर के अंदर भी आज पूरे सब विधानसभाओं की बैठक है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, ना इन बैठकों में कोई नेता आ रहा है, ना कार्यकर्ता आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। हर विधानसभा की बैठक में 5-5, 6-6 लोग, खाली पड़ा है गांधी भवन। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, कोई मंथन करने को तैयार नहीं। कांग्रेस की ये दुर्गति हो गई कि न ढूंढे से उसको नेता मिल रहे हैं, न कार्यकर्ता मिल रहा है। बड़ी बुरी दुर्गति है और आज की बैठकों से नजर आ रहा है कि कांग्रेस का क्या हासिल होने वाला है। मध्य प्रदेश में सियासत के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर में कांग्रेस वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। अब देखना ये होगा कि इस मैराथन बैठक का कार्यकर्ताओं पर कितना असर नजर आता है। इंदौर से विस्तार न्यूज के लिए पुनीत विजय वर्गीय की रिपोर्ट। तो देखिए, इंदौर में कमबैक की तैयारी शुरू कर दी है कांग्रेस ने, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। हालांकि कांग्रेस की रणनीति को लेकर बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर निशाने साध रही है, लेकिन देखना होगा कि इस नई रणनीति का फायदा कांग्रेस को कैसे मिलता है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे आगे भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में देश में नए शैक्षणिक सत्र शुरू हो गए हैं और ऐसे में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी फीस वसूलने के मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए बाकी स्कूलों को संज्ञान में लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से खास बातचीत। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे समसामयिक विषयों पर। स्कूल के नए सेशन शुरू हो गए हैं। मनमानी फीस जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा वसूली जा रही थी, उसके लिए आपने भी पत्र लिखा था, नोटिस जारी किया था, क्या कार्रवाई? देखिए, 4 स्कूलों पे हमने कार्रवाई कर दी थी। उसके अलावा जो 16 स्कूलों के और केस हमारे पास हैं जिनकी हम फीस वापस करा रहे हैं। 4 स्कूलों पे फीस वापसी के निर्देश दे दिए थे, 2 लाख रुपए जुर्माने के भी आदेश दिए थे। तो अब और उसके बाद हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन भी करा रहे हैं कि अगर किसी को भी बियॉन्ड द लिमिट फीस बढ़ानी है तो हमसे अनुमोदन लेना है, और अगर विद इन लिमिट भी बढ़ानी तो भी हमें सूचना देनी है। अगर कोई सूचना नहीं देगा तो आगे सख्त कार्रवाई करेंगे। तो अब ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। इसके साथ ही अवैध कॉलोनियों का मामला बहुत तेजी से चल रहा है। कई बस्तियां भी खाली कराई गई, इंक्रोचमेंट हटाया आप लोगों ने, तो अवैध कॉलोनियों के लिए किस तरीके की? देखिए, अभी हम लोगों ने अवैध कॉलोनियों पे कार्रवाई की है, 50 से ज़्यादा कॉलोनियों पे कार्रवाई की है और बहुत सख्त कार्रवाई भोपाल में हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे। और अवैध कॉलोनी पे बहुत कुछ आपको भी फीडबैक होगा, अंकुश लगा है।
अंकुश लगा है, लेकिन इसके अलावा बरसात भी आने वाली है। भोपाल के कई निचले इलाके ऐसे हैं जहां पानी भर जाता है और जर्जर बिल्डिंग गिराने का भी, ये सब पर काम, इसके लिए कितनी तैयारी? देखिए क्या है, मैंने स्वयं भ्रमण किया था ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में। नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि अगर अपनी कॉल सेंटर मतलब मजबूत रखें, वहाँ पे टीमें रहें। कहीं पर भी जो निचली बस्तियाँ हैं, लगभग 17 के आसपास हैं, तो अगर वहाँ पे कहीं पानी भरता है, अगर किसी को इवैक्यूएट करना है, उनको रिहेबिलिटेट करना है, कुछ टेम्परेरी रिहेबिलिटेशन करना है, तो उसकी पूरी तैयारी है और हमने नगर निगम कमिश्नर को और पूरी टीम को निर्देश दिए हुए हैं। तो ये थे कौंसलर बिक्रम सिंह जी, जो कि कह रहे हैं कि सभी तैयारियां हैं। बरसात को देखते हुए भी जर्जर भवनों के लिए भी टीमें तैनात कर दी गई हैं और इसके साथ स्कूल में जो मनमानी फीस वसूल की जा रही थी उसके लिए भी कार्यवाही की गई है 4 स्कूलों पे, बाकियों को संज्ञान पे लिया गया है। और इसके साथ ही कई मुद्दों पर हमने बात की और जिसका उन्होंने सटीक और सही शब्दों में जवाब दिया। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज़। और मध्य प्रदेश में इस बार मानसून सूखे के आसार लेकर आ रहा है। पूरे महाकौशल क्षेत्र में जून बीत चुका है, लेकिन बारिश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से किसान सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के हालात बताते हैं, जो मक्का उत्पादन के लिए पूरे देश भर में पहचान रखता है। यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है जब छिंदवाड़ा जिले के किसान मक्का उत्पादन के लिए परेशान हैं, क्योंकि इस बार बारिश न होने की वजह से मक्के की फसल लगभग चौपट हो चुकी है। किसान दुगनी लागत लगाकर फसल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं कि खेतों में दरारें आ गई हैं, जिसके चलते किसान आसमान की तरफ आस लगाए बैठे हैं। इसी बीच विस्तार न्यूज संवाददाता दुर्गेश ने किसानों से उनके खेत पर ही बातचीत की और उनका दर्द जानने की भी कोशिश की है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में मक्के का गढ़ कहा जाता है। मक्के की पहचान छिंदवाड़ा जिले से होती है। ऐसे में सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाला छिंदवाड़ा जिला इस बार मक्के की फसल के लिए रो रहा है। किसान परेशान है। उसकी वजह यह है कि धरती सूख रही है। आप इस समय धरती पर नज़र डालेंगे तो दरारें देखने को मिल जाएंगी। बड़ी वजह यह है कि पूरा जून निकल गया है, जुलाई का पहला सप्ताह चल रहा है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। और बारिश ना होने की वजह से ये जो आप दरारें देख रहे हैं खेत में, ये दरारें किसान के लिए बड़ा संकट लेकर आई हैं। मेरे साथ मक्के की पैदावार करने वाले किसान हैं, जो अपने कई पीढ़ियों से मक्के की फसल की पैदा कर रहे हैं और मक्के की फसल कर रहा है। लेकिन इस बार क्या संकट आ गया है? बारिश नहीं हुई है, पानी नहीं हुआ है। जी, बारिश नहीं हुई है। इस साल मक्का की फसल डबल बार बोनी की है हमने। एक बार बो दिए, हल्का सा पानी गिरे, बीज खत्म हो गया, खराब हो गया जमीन पे, फिर से पलटा के बोए, फिर वही हाल है, बारिश ही नहीं हो रही। कितनी लागत लग चुकी है आपकी? आपने अपनी कितना खेत है आपका? मैं बोया हूँ कम से भी कम 4-5 कुंटल मक्का। एक बार फिर बखर के फिर बोया उसको। कितनी लागत लग चुकी है? लागत कम से भी कम उसमें 1-1.5 लाख 2 लाख के आसपास समथिंग लागत लग चुकी है। और इसके बाद में भी अब दूसरा बीज ला के फिर से बोए, फिर पानी नहीं गिर रहा है अभी, फिर मौसम फिर खराब हो गया। अच्छी फसल लानी है तो ज़मीन पर सरकार को और अधिकारियों को काम करना होगा। बहरहाल हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि अधिकारी सुने ना सुने, सरकार सुने ना सुने, ईश्वर सुने, बारिश अच्छी हो जाए। कैमरामैन रवींद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। क्या आपने कभी सुना है कि किसी के घर की बत्ती गुल हो जाए और बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी उसी घर के व्यक्ति को लाइन सुधारने की परमिशन दे दें? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ऐसा हुआ है रीवा के त्योथर में। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। रीवा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां त्योथर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत राजा गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। विभाग ने एक व्यक्ति को 100 केवी बिजली लाइन सुधार का परमिट दे दिया। इस दौरान सुधार काम के समय करंट लगने से युवक झुलस गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही आए दिन हादसों का बड़ा कारण बनती है। प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा काम कराए जाते हैं बिजली विभाग के। ऐसा ही मामला सुहागी क्षेत्र अंतर्गत जरहा गांव से आया, जहां पर एक प्राइवेट व्यक्ति राम भुवन मिश्रा को बिजली के काम के लिए खंभे पर चढ़ाया जाता है। अचानक से बिजली चालू हो जाती है और बुरी तरह राम भुवन मिश्रा झुलस जाते। उसके बाद उन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां से उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। मामला बहुत गंभीर है। ये हादसा त्योथर तहसील के रायपुर डीसी रजहा फीडर का है। यहाँ पर रहने वाले राम भुवन मिश्रा के घर पर विद्युत की सप्लाई बंद थी और गांव से गुजरने वाली 100 केवी विद्युत लाइन में कुछ खराबी थी।
युवक ने बिजली कंपनी से लाइन सुधारने के लिए परमिट की मांग की, जिसके बाद उसे आसानी से परमिशन दे दी गई। युवक ने जैसे ही लाइन सुधारने का काम शुरू किया तो अचानक से विद्युत सप्लाई शुरू हो गई और वह उसकी चपेट में आकर झुलस गया। फिलहाल घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं कार्यपालन अभियंता अल्पा ठाकुर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अभी जो मुझे मेरे कर्मचारियों द्वारा सूचना दी जा रही है, उन्होंने बताया है कि एक बाहरी व्यक्ति 100 kV की DTR में केबल का कुछ काम करने के लिए चढ़ा हुआ था और उसी दौरान उसको करंट लगा है, जिसके लिए शायद उपचार के लिए उसको इलाहाबाद लेके गए हैं। अभी तक यही सूचना है, बाकी जेई और एई को मैंने जांच करने हेतु बोला गया। किसी बाहरी व्यक्ति को सुधार का परमिट दिया जाना एक बड़ी लापरवाही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी। तो सुना आपने, हैरानी की बात यह है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को ही बिजली विभाग में सुधार कार्य की परमिट दी जाती है, तो फिर प्राइवेट व्यक्ति को खंभे पर कैसे चढ़ाया गया? सवाल तो खड़े होते हैं। अधिकारी और कर्मचारी भी इस पर कार्यवाही की बात करते हैं, लेकिन ये कोई तस्वीर नई नहीं। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर बिजली विभाग के कर्मचारी जो हैं वो प्राइवेट व्यक्ति से अपना काम करा रहे हैं, और जब कोई बड़ी घटना होती है तब कार्यवाही की बात सामने आती है। अब देखना होगा कि इस बड़े मामले पर किस तरह की कार्यवाही सामने आती है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ 15 संभाग 15 खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।